नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अब्दुल पर। जैसा कि सीरीज चल रही थी अपनी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वाली, और उसमें हम ज्योग्राफी का पार्ट कवर कर रहे थे राजस्थान का, और उसमें हमारे काफ़ी चीज़ें मोस्टली पार्ट कवर हो चुका है। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से क्वेश्चंस को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हल्का सा टेक्निकली क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़े डेटा याद रखना होता है। जैसे अपने वनों का कोई टॉपिक हुआ, फॉरेस्ट रिजर्व वगैरह के इसमें परसेंटेज से रिलेटेड वो आते क्वेश्चन आते हैं। तो उसी प्रकार से सॉइल एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो है वो अपडेट होता रहता है। इसके अलावा सॉइल है तो उसमें भी हमारे कई प्रकार के डाटा हमें पढ़ने होते हैं कि कितने प्रकार की होती है। कहीं हमें फॉर्मेशन के आधार पर पढ़ना होता है, कहीं हमें आईसीआर के आधार पर पढ़ना होता है, कहीं राजस्थान का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर पढ़ना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉइल एंड एग्रीकल्चर इन राजस्थान। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मृदा के बारे में कि मृदा कैसे बनती है, मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कितने मृदा के प्रकार हैं, और भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा का वितरण किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन वो देखेंगे, प्लस राजस्थान में जो मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज देखेंगे। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में जो आता है वो है मृदा की समस्याएं। जैसे हम जब पढ़ रहे थे नदियों के जो मैदान वाला जो क्षेत्र हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने एक समस्या बताई थी आपको, सेम समस्या, यानी जो हमारा ऊपरी भाग है राजस्थान का, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, तो उसमें इंदिरा गांधी नहर आती है, ठीक है, सतलुज नदी से। तो उस नदी के आसपास क्षेत्र में जो सेम समस्या या दलदली भूमि का निर्माण होने लग गया है, ठीक है, उससे लवणता भी बढ़ी है। तो उसका जो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं। जैसे चंबल वाला क्षेत्र है, वहां पर उत्खात भूमि है तो अवनाल का अपर्दन होता है, ठीक है, तो वो भी एक समस्या है मृदा की। कहीं पर जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जब तीव्र गति से हवाएं चलती हैं तो मृदा का अपरदन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार की समस्या है मृदा की, उनके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, मृदा होती क्या है, यानी जो हमें पृथ्वी पर ऊपरी जो सतह में दिखाई देती है वो क्या होती है, मृदा। ठीक है, अब वो बनती कैसे है, उस बनने का पूरा प्रोसेस मैं आपको भी बताता हूं कि चट्टान, जो हमारी चट्टानें होती हैं, उनके टूटने से, उनके निरंतर अपर्दित होने के कारण से, ठीक है, उस पर कोई जलवायु का इफेक्ट है, या फिर उस पर जो भी वेजिटेशन हो रहा है या वनस्पतियां हो रही हैं, या फिर कोई अन्य कोई जैविक जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके कारण क्या होता है, मृदा का विकास होता है। और ये परस्पर इसकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना हो, क्योंकि जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें बड़ा टॉपिक आता है ये मृदा वाला। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये एक रॉक है, एक स्लाइड है। ठीक है, इस स्लाइड पर ये छोटे छोटे क्या है, ये छोटे छोटे कोई भी वनस्पति वगैरह उगाई है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी पर्वत पर या किसी पहाड़ पर आपने देखा होगा काफी तो हरे भरे रहते हैं, कोई कोई बिल्कुल ऐसे रहते हैं वीरान जिन पर कोई भी पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो उनका रीजन क्या है, यानी जहां पर कहीं भी थोड़ी बहुत भी मिट्टी की उपस्थिति है वहां पर वेजिटेशन, जैसे बरसात होगी तो छोटे मोटे पौधे उगाते हैं। ठीक है, अब जो पौधे उगे उनकी नीचे की तरफ क्या जाती हैं, जड़ें। ठीक है, जड़ें गई, बारिश होगी तो इन जड़ों के माध्यम से जो पानी है वो इनमें अंदर की तरफ जाएगा चट्टानों में, और जो वाटर है प्लस उसकी जो जड़ें जा रही हैं, ये मिलकर के क्या कर देते हैं, उसका थोड़ा कटाव करना स्टार्ट कर देते हैं चट्टानों का। चट्टानें सारी ऐसी नहीं होती कि बहुत ज्यादा कठोर चट्टान है या फिर उनमें कुछ पानी नहीं जा सकता या फिर कोई और चीज नहीं जा सकती। हर प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, किसी मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, किले बहुत ज्यादा होता है, सिलिका बहुत ज्यादा होता है, तो इस प्रकार की चट्टान होती हैं। जैसे इनमें ये जड़ें जा रही हैं, इसमें से पानी भी नीचे की तरफ जाता जाता है, जब बारिश होती है तो वो क्या करता है, लगातार अपरदन करता हुआ चलता है इसका। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में अपन जब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए रॉक के, लेकिन नीचे जो रॉक है वो अभी स्टेबल फॉर्म में है। लेकिन जब यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ पानी पहुंच चुका है तो वो नीचे धीरे धीरे कटाव करता रहेगा, प्लस इसकी ऊपरी सतह पर क्या आने लग जाएगा, यानी इसके अंदर जो कोई भी मिट्टी की मात्रा है या फिर जो भी अपरदित भाग है या फिर पत्थरों का जो चूर्ण है, ठीक है, जो कि कटाव से पैदा हुआ है, वो क्या है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी, और जब मिट्टी की मात्रा यहाँ पर सतह पर ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर बड़े पेड़ पौधे भी हो जाएंगे,
पहले सिर्फ छोटे छोटे पौधे थे, अब हो सकते हैं बड़े बड़े पेड़ भी होने लग जाएं। जब भी आप कभी देखेंगे हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर जहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, हिमालय है अपना, तो उस पर बड़े बड़े और चीड़ के, देवदार के, है ना, काफी बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। तो वो इन पर्वतों पर कैसे हो गए? क्योंकि वहां पर मिट्टी की मात्रा है तभी तो आए ना। तो ये चीज यहाँ पर चलती रहती है और सेम ये प्रोसेस चलता रहता है और ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, इस यानी कि जो मूल चट्टान है, मूल चट्टान टूटी, अपर्दन हुआ, उसके कारक कौन कौन से हैं? यानी कोई भी बारिश हो रही है या फिर कोई मौसमी प्रभाव है, तो ये होते हैं इसके कारक। ठीक है, जैविक प्रभाव काफी लंबे समय की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में फॉर्मेशन हो गया, ये लाखों सालों से चलती हुई प्रक्रिया है। ठीक है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर मिट्टी नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ रॉक्स वगैरह थी, रॉक थी, चट्टाने, पठार, मैग्मा, लावा, ये सारी चीजों से बनी हुई चट्टाने थी। इनका धीरे धीरे समय के साथ में जैविक प्रभाव पड़े, उनके कारण से किसका निर्माण हुआ? मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, जब आप मृदा के प्रकार पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि किसी भी नदी के माध्यम से जब कोई मृदा आ रही है, किसके साथ? पानी के साथ में, वो भी पहाड़ों का कटाव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैदानी भागों में जो पर्वत स्थित है, उनके अपर्दन से किस प्रकार की मृदा बन रही है, उन सारे प्रकारों को आप, जो प्रकार आएंगे अपने टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो लंबे समय से अपर्दित होते रहे तो ये मिट्टी बनी। मिट्टी निर्माण के जो कारक हैं वो क्या है? पहला तो ये चट्टान ही है, दूसरा क्या है? जलवायु यानी क्लाइमेटिक चेंज, प्लस उच्चावच, जीवाश्म, जीवाश्म यानी फॉसिल्स, जो कि बहुत प्राचीन समय से इनके नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है? समय अवधि, यानी कि ये बहुत लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हम देखते हैं मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी के प्रकारों में हम मोस्ट 3 प्रकार देखते हैं, कण के आधार पर, पीएच मान के आधार पर और मूल चट्टान के आधार पर। ठीक है, कण यानी कि कहीं पर आपको क्या है, बिल्कुल बारीक मिट्टी मिलेगी, कहीं पर आपको थोड़ी सी मोटे उसके कण मिलेंगे। तो उस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन होता है, जैसे दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी। जिन मिट्टियों को आप मोस्टली जानते हैं वो तो ये प्रकार है। ठीक है, दोमट मिट्टी क्या है? मध्यम आकार के कण होते हैं, ये जलोढ़ होती है और कछारी होती है। ये उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि जो लोग मैदानी भागों में रह रहे हैं जहां पर उपजाऊ मिट्टी है, अच्छी पैदावार होती है, वो अपनी मध्यम कण के आकार की मिट्टी पाई जाती है और उसको क्या बोलते हैं? हम जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, ये नदी की जलोढ़ होती है। जब भी नदी में कोई बाढ़ आती है तो उस पानी के साथ में ये अपने साथ में जलोढ़ लेकर के आती है और मैदानों में छोड़ देती है, जिससे उपजाऊ मैदानों का क्या होता है? निर्माण। इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है चिकनी मिट्टी। इसके कण क्या होते हैं? बारीक बारीक कण होते हैं। जैसी पानी के संपर्क में आती है, चिकनी सरफेस एक तरीके से बन जाती है। जैसे आप सीमेंट देखते हैं, सीमेंट से आप इसको कंपैरिजन करें, सीमेंट बिल्कुल बारीक होता है, उसमें वाटर मिलाया, ठीक है, उसको अगर किसी लेयर कोई उसकी बनाई जाए तो बहुत ज्यादा चिकनी लेयर बनेगी। तो उसी प्रकार से तो क्या है, इसके बहुत चिकनी मिट्टी इसको कहा जाता है। काली मिट्टी होती है, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में जो सबसे अच्छी पैदावार होती है वो किसकी होती है? कपास की। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो इसमें तत्व होते हैं, मिट्टी में 16 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें अधिक होती है। बात करें रेतीली मिट्टी की, तो इसमें अत्यंत मोटे कण होते हैं, इसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं, रेतीली भी कहते हैं, या फिर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट पीएच मान के आधार पर। पीएच मान क्या होता है? यानी कि आपने एक टेबल देखी होगी, ठीक है, जिसमें क्या मिलते हैं आपको? एसिड और बेस, यानी कि अम्ल और क्षार मिलते हैं। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अम्ल क्या होगा? अम्ल क्या होगा? जिसमें कि किसकी मात्रा ज्यादा होगी? अपने कैल्शियम की। ठीक है, और क्षार क्या होगा? क्षार जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी। यानी कि जहां कहीं भी अगर कोई खारापन है मिट्टी में, पानी में खारापन है, तो वो किस स्थान पर मिलेगा? जहां पर सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी? सर्वाधिक मात्रा अपनी होगी सोडियम की। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की मिट्टी मिलती है, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय, जिनका पीएच वैल्यू क्या है? 7 से कम है। ठीक है, यानी इस साइड में तो वो कौन सी हो जाएगी? कैल्शियम की मात्रा जिसमें क्या है? अधिक, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी अम्लीय मिट्टी। जिनका पीएच वैल्यू क्या है? 7,
बीच वाला यानी कि न्यूट्रल, ना एसिड है ना बेस है, तो उसकी पीएच वैल्यू जिसकी 7 है वो कौन सी उपजाऊ मिट्टी कहलाएगी, यानी कि ये होगी आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरी आएगी कौन सी आपकी, तीसरी आएगी आपकी क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी की जो वैल्यू है वो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा है, Na2CO3 Na2CO3 ये सबसे ज्यादा है इसमें, तो ये कौन सी होगी आपकी क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट अपन देखते हैं मूल चट्टान के आधार पर, यानी कि चट्टानों के अपरदन के कारण जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो कौन सी है आपकी मूल चट्टान के आधार पर, जिसमें आपकी काली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, लाल काली होगी, लाल लोमी मिट्टी होगी, लाल पीली मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी और रेतीली मिट्टी होगी। ये आपकी चट्टानों के आधार पर होगी, क्योंकि चट्टानों से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में मैप के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इसका जो मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करें मरुस्थल की। मरुस्थल यानी कि अपना पूरा ये मरुस्थल है, जिसमें शुष्कतम आ गया और कुछ भाग अर्ध शुष्क का भी आ गया है। ठीक है, तो इसमें आपकी मिलेगी रेतीली मिट्टी, ठीक है, जिसको भूरी दोमट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आपका ग्रीन वाला भाग है, मैंने आपको बताया था कि यहां से एक नहर आ रही है और जो यहां तक क्ले आती है, इसका नाम है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कहां से आ रही है, ये आ रही है आपकी सतलुज रिवर से। ठीक है, यानी पंजाब से नहर आ रही है, और इस नहर में जो रिसाव होता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई नहर जा रही है उसका आपने चावल नीचे से आप पक्का भी कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई लीकेज वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नहर है, नहर का जो पानी है वो आसपास के क्षेत्रों में उसका रिसाव हो रहा है, लेकिन जमीन में जब पानी की मात्रा पूरी हो जाएगी तो पानी कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा सतह पर। अब उस सतह पर पानी आने की वजह से क्या होगा, उस जमीन के अंदर जो कोई भी लवणता है या फिर कोई जो अन्य तत्व है वो पानी की अधिकता के कारण कहां पर आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, तो वो जमीन कैसे खराब होने लग जाती है। ठीक है, तो वो है सेम समस्या, ये ऊपर अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये फिर आप देखें इधर ये वाला जो भाग देखेंगे तो इसमें आपका उदयपुर का और सिरोही का थोड़ा सा भाग मिलेगा, जो माउंट आबू वाला भाग है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, बाड़मेर जालौर वाला भाग है, इसमें आपको मिलेगी लवणीय मिट्टी, यानी कि जैसे यहाँ से एक नदी निकलती है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो रही है, लेकिन उसका जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, तो वहां पर लवणीय जो मिट्टी है उसकी वजह से उसका जल क्या होता है, खारा। ठीक है, अब ये जो भाग है अर्ध शुष्क और अरावली का जो मिश्रित भाग है, इसमें भूरी और रेतीली मिट्टी आपको मिलेगी। अरावली के इधर वाला जो भाग है, इसमें अरावली के अपरदन के कारण इसमें आपको मिलेगी लाल मिट्टी, क्योंकि अरावली से निकलकर जो नदी इधर जाएंगी वो अपने साथ में मिट्टी अपरदित करते हुए लेकर जाएंगी, तो लाल मिट्टी इधर इकट्ठा कर देंगी। इसके अलावा ये आपको जो जलोढ़ कछारी मिट्टी है वो किधर मिलेगी आपको, ये आपको इधर मिलेगी सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर वाले रीजन में। ठीक है, फिर लाल लोमी मिट्टी, यानी कि जो हाड़ौती वाला जो पठार का क्षेत्र है उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी कि दक्षिण वाले भाग में ये लाल लोमी मिट्टी मिलेगी। इसमें जो इसका जो निर्माण है वो किससे होगा, फॉस्फेटिक सेलों से। ठीक है, इस वजह से ये क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी मिलेगी। उसके जस्ट पास वाले क्षेत्र में लाल काली मिट्टी मिलेगी, और फिर जो हाड़ौती का मेन जो क्षेत्र है, यानी कि कोटा झालावाड़ वाला क्षेत्र है, बूरी बारा और बूंदी, उसमें आपको मिलेगी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी किसका निर्माण है, उस बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, तो ये जो अपना हाड़ौती पठार है वो किससे बना हुआ है, वो जो अपने ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके लावा से बना हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाती चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है। तो बेसाल्ट चट्टानों के कारण से इस क्षेत्र में काली मिट्टी हमें मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब मरु विकास कार्यक्रम एक चलाया जाता है 1977 में इसकी शुरुआत हुई, और केंद्र और राज्य का जिसमें भागीदारी है वो है 75-25। ठीक है, इसका जो ये कार्यक्रम वो क्यों चलाया गया, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिले क्या है सम्मिलित किए, किसमें, मरुस्थल वाले भाग में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 16 जिले इसमें शामिल हैं। 16 क्यों, क्योंकि मरुस्थल का प्रसार हो रहा है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं नए जो कि उसके प्रसार क्षेत्र में आ गए, जैसे जयपुर
मूल रूप से रेगिस्तान में नहीं है, परंतु रेगिस्तान का कुछ प्रसार जयपुर जिले में भी है। तो इस प्रकार से 4 जिले इसमें और शामिल किए गए। वहां पर एक कार्यक्रम चलाया गया, मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि मरुस्थल के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया, जहां पर सिंचाई परियोजनाओं पर, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, कुछ उर्वरकों के लिए, ऐसी कई योजना इसमें शामिल है मरु विकास कार्यक्रम में। इसके अलावा एक संस्थान का स्थापना करी गई 1959 में, जिसका नाम है काजरी। काजरी जोधपुर में स्थापना की गई। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, जो सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन है इसका नाम, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई। देश की जो 20% बंजर भूमि है वो कहाँ मिलती है? राजस्थान में। मरुस्थल की ज्यादा होने की वजह से राजस्थान में 61.11% भाग पर क्या है? मरुस्थल है, ठीक है। तो आप ये चीज मान के चलें, देश का एक बहुत बड़ा भाग इसके अंदर समाहित है। तो 20% बंजर जो भूमि है पूरे देश की, वो कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है। सर्वाधिक जो एरिया है राजस्थान में वो भी जैसलमेर का है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये 1989 में स्टार्ट हुआ और इसमें भी 10 जिले शामिल हैं, ठीक है। सिलिका सैंड का जो उपयोग होता है वो कांच उद्योग में किया जाता है। सिलिका सैंड कहां मिलेगी सर्वाधिक? ये मिलेगी आपकी मरुस्थल में, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? आपकी भूरी बलुई मिट्टी कहां मिलेगी? आपको पश्चिमी राजस्थान में। अब हम जो नेक्स्ट वर्गीकरण इसका देखते हैं, नेक्स्ट वर्गीकरण है इसका ICAR के आधार पर, जो अपना एक राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, ICAR के अंडर में आता है। इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है ये, इसके अंदर में आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इसके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसमें एरिड सॉइल यानी शुष्क जलवायु का मृदा समूह, एंटी सॉइल अर्ध शुष्क राजस्थान में पाई जाती है, इनसेप्टी सॉइल ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, अल्फी सॉइल ये पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है, और वर्टी सॉइल ये आपके हाड़ौती पठार क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये जो हमारा वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था? ICAR के आधार पर था, ठीक है, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसमें एरिड सॉइल कौन सा बताया था आपका? ये जो अपना मरुस्थल वाला जो भाग है वो क्या बताया था? एरिड सॉइल। अब जो बीच वाला जो भाग है जो अर्ध शुष्क है उसमें एंटी सॉइल मिलेगा, हाड़ौती पठार में आपको वर्टी सॉइल मिलेगा, और ये जो आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपको उसमें अल्फी सॉइल, और नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या मिलेगा? इंसेप्टी सॉइल, ठीक है। क्लास है सर आपकी? अब ये पूरे भारत का मैप है। अब इसमें क्या मैप में क्या बता रखा है कि किस प्रकार से जो मृदा का है वो वर्गीकरण है। अब जो ऊपर वाला जो आप ग्रीन पार्ट देख पा रहे हैं ये पूरा क्या है अपना? ये हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये अपना पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो मैदानी जो भाग हैं यानी जहां पर नदियों का प्रसार है वो पूरे क्या है? मैदानी भाग। इसमें पूरे उत्तर के विशाल मैदान आ जाते हैं यहाँ बंगाल तक, ठीक है। अब इसमें जो मृदा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? इसको बोलेंगे जलोढ़, जलोढ़ मृदा बोलेंगे या फिर एलोवियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो वो इस दक्कन पठार के साइड वाले क्षेत्र में मिलेगी, जिसमें कि आपको बघेलखंड का पठार, उड़ीसा का, मेघालय का जो पठार मिलेंगे उसमें रेड एंड येलो मिलेगी। उसके अलावा ये जो बीच वाला क्षेत्र है जिसमें दक्कन का प्लेटो प्लस हाड़ौती पठार, ठीक है, यानी कि ये अपना दक्कन प्लेटो वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको मिलेंगी कौन सी? काली मिट्टी। उसके अलावा बीच बीच में कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आपको मिलेगी कौन सी? लेटराइट मृदा। और बाकी जो क्षेत्र हैं यानी कि ये जो आपका हुआ मरुस्थल प्लस इसके अलावा ये जो पूर्व के जो तटीय प्रदेश हैं, पूर्व के जो तटीय प्रदेश हैं उसमें आपको एरिड सॉइल मिलेगी, ठीक है। मैं जो अभी आपको एक टॉपिक बता रहा था मृदा की जो समस्या है वो क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। उसमें पहली आएगी आपकी मृदा अपरदन की समस्या, ठीक है। इसका अन्य जो नाम है वो मृदा की रेंगती हुई मृत्यु है या कृषि का क्षय रोग है, यानी कि मृदा का अपरदन इसमें लगातार होता रहता है, ठीक है। इसके जो कारण है वो क्या है? मरुस्थल में तीव्र हवा यानी कि बहुत तेज रफ्तार की हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं,
उनके साथ में मृदा का क्या है, स्थानांतरण होता है, एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक है, तीव्र बारिश के कारण, तीव्र नदी बहाव के कारण और अनियंत्रित जो वनों की कटाई है उसके कारण। ठीक है, तो मरुस्थल में तेज हवा यानी आंधियां चल रही है, कभी तेज बारिश होती है, इसके कारण बाढ़ आ रही है, तो उससे भी मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है, नदियों का बहाव है, पर्वतों से जो कोई नदी जा रही है अरावली से निकल करके, उनका तीव्र बहाव है, तो उसके साथ भी मृदा अपरदित होकर जाती है। उसके अलावा जो वनों की कटाई है, वनों की कटाई होने की वजह से अगर कोई मृदा का अपरदन क्या है वो ज्यादा बढ़ गया है, अगर जहां पर पेड़ ज्यादा होंगे वहां पर अपरदन भी कम होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका लवणीयता एवं क्षारीय मिट्टी की समस्या, यानी कि जो जमीन में कहीं पर सोडियम की मात्रा अधिक है वहां पर लवणीयता की और क्षारीयता की आपको समस्या मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, केशिकाओं द्वारा नीचे से ऊपर रिसाव के कारण जो मिट्टी का पीएच है वो ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों, कैसे हो जाता है, जैसे 7 जो अपना पीएच मान जब 7 होता है तो ये क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से अगर नीचे आ जाएगा तो अम्लीय हो जाएगी, और 7 से ऊपर जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, क्षारीय। लेकिन अब क्षारीय कैसे हो रही है, जमीन में जो हमारे तत्व हैं वो जमीन के ऊपर आ गए। अब कैसे आए, यानी कोई ये नहर जा रही है इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से कोई नहर जा रही है। ठीक है, अब ये क्षेत्र जो आसपास का जो क्षेत्र है नहर के पास वाला, इसमें क्या हो रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है इसके माध्यम से, नहर के माध्यम से। अब इसका जो तला है, इसके जो बॉटम है नहर का, उसके बराबर में तो रिसाव होगा। ठीक है, अब वो रिसाव होगा, जमीन की जितनी क्षमता होगी जमीन उतना पानी तो ग्रहण कर सकती है अपने अंदर, उसको संग्रहण कर सकती है, और सेम सिस्टम इधर की तरफ भी होगा इसका। ठीक है, इधर भी जमीन इतना ही पानी रोक पाएगी ना अपने अंदर जितना उसकी क्षमता है, लेकिन नीचे जब उसके क्या है, चट्टाने हैं, तो नीचे ज्यादा पानी जाएगा नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि बारिश अगर तेज भी हो जाए, कभी बाढ़ भी आ जाए तो पानी ठहरता नहीं है, क्योंकि नीचे जो चूने की चट्टाने हैं लाइमस्टोन की, तो उनके कारण पानी ज्यादा जमीन में जा ही नहीं पाता, ऊपर ही रह जाता है। तो ये पानी के लिए भी वही चीज अप्लाई होगी, और ये वाटर कहाँ करेगा, क्या करेगा, ये थोड़ा सा जमीन में से थोड़ा बाहर की तरफ रिसना स्टार्ट हो जाएगा। आपने साइंस में केशिकत्व नाम से एक टॉपिक आता है, तो उसमें ये चीज बताई जाती है, केशिकाएं। ठीक है, उसमें से क्या पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, उसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर के जो तत्व हैं वो आ जाएंगे कहां पर, मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये समस्या आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, कुओं में जो पानी की सतह ऊंची हो जाती है उसमें भी ये प्रॉब्लम है, पानी लंबे समय तक कहीं पर ठहरा हुआ है तो भी ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सेम समस्या। सेम समस्या में वही पूरा प्रोसेस है केशिकत्व वाला। इसमें क्या हुआ, जो नहर जा रही है उसका पानी है, रिसाव हुआ, दलदली भूमि बनी, दलदली भूमि का कारण क्या हुआ, जो यहाँ पर तत्व हैं, उर्वर जो तत्व है वो समाप्त हो गए, तो उर्वरता की कमी आ गई और खरपतवार की यहाँ पर वृद्धि हो गई। इसका जो उपाय है, उपाय क्या है, इन क्षेत्रों में क्या लगाए जाए, यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं, सफेदा। ठीक है, सफेदा के जो वृक्ष लगाए जाते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा, जो अपने हाईवेज वगैरह होते हैं इनकी साइडों में लंबे लंबे पेड़ लगे रहते हैं, तो इसी वजह से होते हैं कि वो क्या है, इसकी पानी का संग्रहण ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो सफेदा के पेड़ लगा करके इस समस्या का उपाय किया जा सकता है।